अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सुनो न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम लाइव जामी में आपके साथ मोहम्मद अजमल जामी। दो बड़े अहम मामलात हैं। एक, कल पाकिस्तान और भारत का क्रिकेट मैच हुआ एशिया कप T20 टूर्नामेंट में। हार जीत पीछे रह गई। डिस्कशन हो रही है जिस तरह से इंडियन प्लेयर्स ने, BCCI ने इस मैच को लेकर के इसे पोलिटिसाइज किया, और जो मोदी की हिंदुत्व की अप्रोच है वो जेंटलमैन्स गेम यानी क्रिकेट तक आन पहुंची है। मैच रेफरी एंडी बॉयक्रॉफ्ट, उसके हवाले से PCB ने सख्त स्टैंड ले लिया है, और वो ये है कि जब तक इसे मुअत्तल ना किया जाए पाकिस्तान एशिया कप के मैचेस नहीं खेलेगा। पाकिस्तान सीरियसली गौर कर रहा है और मेरी इत्तला है कि ऐसा मुमकिन भी है कि अगर ऐसा ना हुआ तो पाकिस्तान एशिया कप के मैचेस का बॉयकॉट कर सकता है, क्योंकि कल इंडियन कप्तान ने ना सिर्फ हैंडशेक करने से माजरत की और इसका पैगाम मैच रेफरी ने दिया टीम मैनेजमेंट को। उसके बाद पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में इंडियन कैप्टन ने पहलगाम का वाकया हो या भारतीय फौज का जिक्र हो, उनका नाम लेके इस गेम को उनको डेडिकेट किया, जो कि पोलिटिसाइज करने के मुतरादिफ है। जो स्पिरिट है बेसिक क्रिकेट की, उसकी वायलेशन है। इसीलिए ये वाहिद मैच है जिसमें हार जीत की बजाय जिस तरह से इसे पोलिटिसाइज किया गया, जो शर्मनाक रवैया है इंडियन क्रिकेट टीम का, वो ज़ेरे बहस आ रहा है। मेरा इस पे 1 सेंट यही है, 2 सेंट्स यही है मेरे, कि देखिए अगर आपको पहलगाम का मसला अहम है तो आप जंग कर लेते। जंग आपने की, वहाँ पे स्कोर 6-0 का है जो तारीख याद रखेगी। ये क्रिकेट का मैदान था, यहाँ हार जीत होती रहती है। आप ओवरऑल रिकॉर्ड उठा के देख लें पाकिस्तान का इंडिया के साथ, वो सबके सामने। हाँ, जहाँ हमारी अपनी कमी कोताहियाँ हैं, टीम मैनेजमेंट, टीम सिलेक्शन, क्राइटेरिया, टैलेंट, सब पैथेटिक है। जोड़ ही नहीं रहा पाकिस्तान और भारत के मैचेस का। हमारी टीम निस्बतन कमज़ोर टीम बन चुकी है पे दर पे तजुर्बात के बाद। तो एक तो ये मुद्दा है जो ज़ेरे बहस लाएंगे, और फिर दूसरा हम सब से जुड़ा, इस्लामी उम्मा से जुड़ा। आपको पता है कि हंगामी अरब इस्लामी सरबराह कॉन्फ्रेंस हो रही है दोहा में, कतर पर जिस तरह से जारहियत का इर्तिकाब किया इसराइल ने चंद दिन पहले। उसके बाद ये इंतहाई हंगामी अरब इस्लामी समिट है जो जारी है। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ वहाँ मौजूद हैं, 50 इस्लामी ममालिक के सरबराहान वहाँ मौजूद हैं। और यहाँ क्या मुतालबा किया जाएगा? क्या अमली तौर पर ये तमाम इस्लामी और अरब ममालिक मिलकर इसराइल को लगाम डाल सकेंगे, या ये नशिस्तन, गुफ्तन और बरखास्तन की तरह महफिल ख़त्म होगी? मैं ताज़ा अपडेट आपको दे दूं कि पाकिस्तान ने मुतालबा ये कर रखा है कि इसराइल की रुकनीत मुअत्तल की जाए अक़वाम मुत्तहिदा से। यही नहीं बल्कि इसहाक डार ने तो ये कहा कि 2 अरब इंसान जो हैं उनकी नज़रें से इजलास पर हैं। तो क्या सिफारतकारी या मामला फहमी होगी या फिर कोई अमली इक़दामात भी किए जाएंगे? इस्लामी टास्क फोर्स के क़याम की तजवीज़ भी दी जा रही है इस कॉन्फ्रेंस के। और फिर ईरानी सदर ने तो एक और मुतालबा कर दिया। वो ये कहते हैं कि मुस्लिम ममालिक को इसराइल से तमाम तर ताल्लुकात मुनक़ता करने चाहिए। उनकी मुराद उन ममालिक की जानिब थी जिनके तिजारती ताल्लुकात हैं इसराइल के साथ। इसराइली हमले का जवाब क्या दे पाएगी इस्लामी दुनिया? इस पर बात करने के लिए आज मैंने ज़हमत दी है। सीनियर सियासतदान है, साबिक़ सेनेटर हैं, बैनुल अक़वामी उमूर पर गहरी नज़र रखते हैं कई दिहाइयों से, जनाब मुशाहिद हुसैन सैयद साहब। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। ये बुनियादी बात मैं आपसे समझना चाह रहा हूँ कि आपने अपने ट्वीट में लिखा है कि नाउ और नेवर मोमेंट फॉर OIC। ये क्यों लगता है आपको कि ये नाउ और नेवर मोमेंट है? जामी साहब अस्सलाम वालेकुम, और आपके व्यूअर्स को बड़ा अस्सलाम वालेकुम। जामी साहब, तारीख आप भी बड़े वाकिफ़ हैं, थोड़ा बहुत हम भी मुताला करते हैं। कुछ मौक़े आते हैं जो टर्निंग पॉइंट्स होते हैं और जिसमें तारीख का रुख तब्दील करते हैं, और उसमें फिर तारीखी फैसले करने पड़ते हैं। 1973 की जंग के बाद आपको याद है कि लाहौर में इस्लामिक कॉन्फ्रेंस हुई थी 74 की, जिसमें फ़लस्तीन की बात पहली दफ़ा की गई। फिर उसके बाद अफ़गानिस्तान के हवाले से एक कॉन्फ्रेंस हुई थी 1980 में, वो इस्लामाबाद में हुई थी, वो एक तारीख़ी मोड़ था। फिर 9/11 के बाद एक तारीख़ी मोड़ था। अब ये एक और तारीख़ी मोड़ आया है कि एक बराह रास्त जारियत हुई है एक ऐसे मुल्क के ऊपर जिसने इज़राइल के ख़िलाफ़ कोई बात नहीं की, जो अमेरिका का हलीफ भी है, दोस्त भी है, और जो इज़राइल जिसके ज़रिए मुज़ाकरात कर रहा था हमास में। तो ये एक खुली रियासती दहशतगर्दी है, एक रेड लाइन क्रॉस हो गई है। अगर कतर पर हो सकता है हमला, तो कल को किसी और मुल्क पर भी हो सकता है जो खलीजी ममालिक हैं। और मैं तो हमेशा समझता हूँ कि इन्होंने कोशिश भी की। अब ट्रम्प जब गया था इन ममालिक में, तो इन्होंने $2 खरब, $2 ट्रिलियन दिए उसको। और आप कतर ने तो आपको याद है कि कोई 210 बोइंग जहाज का भी ऑर्डर दिया $70 अरब पर। एक किस्म की रिश्वत समझ लें, रिश्वत कह लें या इन्वेस्टमेंट कह लें, कि उसकी वजह से उनको
उसकी हिफाजत करेगा ट्रंप, उनका मुहाफिज बन जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उल्टा ट्रंप ने तो और अमेरिका ने आंख मार दी है। वो तो जो इजरायली हमला हुआ है वो अमेरिकन आशीर्वाद के साथ हुआ है। उसके बगैर कैसे मतलब मुमकिन है कि जो एक मुहावरा भी है, यू डू नॉट फीड वुल्फ, यू डू नॉट फीड अ स्नेक। को भेड़िया हो या सांप हो, उसको खिलाते नहीं है, फिर उसको आप मारते हैं, उसको कुचल देते हैं। तो अगर उसे तो कुचलना अगर ही ये हल मौका है, मैं दाद देता हूं अगर अगर पाकिस्तान- अगर अगर यही मौका है कि कुचलना है, नाउ और नेवर मूवमेंट आपने खुद बयान की हुई है, तो क्या ये बात नशिस्तन गुफ्तन बर्खास्तन से आगे बढ़ेगी किसी अमली इकदाम के बारे में कि जवाब दिया जाए? मैं समझता हूं कि पाकिस्तान ने तो बड़ा अच्छा मौका इख्तियार किया। चाहे यूनाइटेड नेशंस में हमारे एम्बेसडर ने, आसिम इफ्तिखार साहब ने खुल के बात की, उनको उसके बेनकाब किया इसराइल को, या इसहाक डार साहब ने कल रात को जो बड़े सख्त उन्होंने और जानदार तकरीर की और दलेराना तकरीर की, मैं समझता हूँ जो अक्कासी की मुस्लिम उम्मा की अच्छी तरीके से और खुल के बात की। तो लेकिन मुझे लगता है कि जो हमारी मुसलमान हुक्मरान हैं उनमें वो जान नजर नहीं आती, वो हिम्मत नजर नहीं आती, वो करंट नजर नहीं आता, वो जज्बा नजर नहीं आता, वो जोश नजर नहीं आता, वो दलेराना चीज नहीं है। वो हाथ मलते रहते हैं कि साहब बादर क्या कहेंगे, वो नाराज ना हो जाए अमेरिका, वो नाराज ना हो जाए इसराइल से। खौफ की बुनियाद पर फैसले नहीं होते। और मैं बता दूं, अगर ये नहीं स्टैंड लेंगे तो फिर बाकी भी लोगों की बारी आएगी, जो खलीजी ममालिक की बात कर रहा हूं। तैयार हो जाए, जिसे पंजाबी कहते हैं कुट खान बसते, उनको फेंटी पड़ेगी फिर। बिल्कुल ठीक। और बेइज्जती भी होगी और ये होगा। तो ये एक मोमेंट है, स्टैंड ले ले और कर ले। क्या चला जाएगा? अब क्या रह गया आपके पास? आप अपना दिफा नहीं कर सकते। और दिफा के लिए मैं बता दूं, अल्टीमेटली उनका दिफा कौन करेगा? पाकिस्तान। अगर कोई कर सकता है तो पाकिस्तान ही कर सकता है। लेकिन अब हमने रिसेंटली ये देखा कि बहुत ज़्यादा रिलायंस इन ममालिक की अमेरिका के साथ हुई। आप खुद अपने तबसरे बता रहे हैं कि कैसे इन्वेस्टमेंट हो रही थी या जहाज़ खरीदे जा रहे थे, बहुत ज़्यादा। तब मुझे यूँ लगता है, मेरी नाकिस राय में, कि तमाम अंडे एक टोकरी में डाल दिए थे इन ममालिक ने, दैट मीन्स कि अमेरिका। इस बीच में जो चाइना की अपनी इंपॉर्टेंस है, या पाकिस्तान का जो तारीख़ी किरदार है, वो अपनी तौर पर रिवायती तौर पर एग्जिस्ट करता रहा, लेकिन अमली तौर पर ये ममालिक ना सिर्फ इसराइल के साथ ताल्लुकात बेहतर करने के मिशन पर थे, बल्कि तमाम इन्होंने जो अपनी बैंक ऑन कर दिया वो अमेरिका के ऊपर कर दिया। अब इस्लामिक टास्क फोर्स की बात की जा रही है, पहले भी एक फोर्स बनाई गई है, ये भी पॉसिबल हो पाएगा? इससे क्या मुराद होगी? इस्लामिक फोर्स तो है उधर जामी साहब। एक इस्लामिक फोर्स बनी हुई है सऊदी अरेबिया में। उसके माशाल्लाह कमांडर इन चीफ पाकिस्तान के साबिक सिपा सलार हैं, 4 स्टार जनरल हैं, जनरल राहिल शरीफ साहब। और इस्लामिक उनके झंडे लगे हुए हैं सब फोर्स के। फोर्स तो आपके पास है ऑन पेपर, कागजी कार्रवाई में तो पेपर में फोर्स है। आप उसको एक्टिवेट करें, जान डालें। आप कहेंगे जी कि उस ऐलान करें कि जो ममालिक इस फोर्स में फौज भेजने को तैयार हैं हम वेलकम करेंगे। और हर OIC का मुल्क, चाहे वो 500 के बंदे भेजे या 5000 बंदे भेजे, वो तैयार हो जाए। और एक नेवल फ्लोटिला, मेरा तो प्रपोजल ये भी होगा कि पाकिस्तान, तुर्की, इंडोनेशिया तीनों की स्ट्रांग नेवी भी है। वो प्रपोज करें कि हम एक नेवल फ्लोटिला तैयार करते हैं जो अद्वियात और जो खुराक नेवल ब्लॉकेड तोड़ेगा गाजा का और लेके जाएगा, और UN जनरल असेंबली से रेजोल्यूशन पास कराएं। आप एक स्टेप्स तो लेना जी। अच्छा, ये एक्शन तो लेना। ये एक्शंस की जब आप बात करते हैं, आपने कहा कि गुफ्तन नशिस्तन बर्खास्तन, वो तो कुछ नहीं फिर होगा। जब आप कहते हैं कि अमली तौर पर कुछ करना पड़ेगा, मजाक उड़ाएंगे वो, तो क्या आपको नहीं लगता कि अरब ममालिक ने तैयारी में देर कर दी है? नहीं, देर है, दुरुस्त है। मेरा ख्याल इट्स नेवर टू लेट। कभी भी अगर आपकी गैरत जाग जाए तो कोई हर्ज नहीं है, लेट भी जाके, लेकिन आप स्टैंड तो लेना जी। अगर आप वैसे ही डरते रहे, जो डर गया वो मर गया। बेसिक असूल ये है, जो यर्ग जाएंगे डरू, ये एक लॉ ऑफ द जंगल है इस वक्त दुनिया में। कोई रूल ऑफ लॉ नहीं है, कोई इंटरनेशनल लॉ नहीं है, कोई UN चार्टर नहीं है, लॉ ऑफ द जंगल है। बिल्कुल ठीक। अगर उसमें आपने स्टैंड लेना है और हिम्मत है तो मुस्लिम लोगों के पास पैसा भी है, असला भी है, हर चीज है, सिर्फ कुव्वत ईमानी नहीं है। खौफ खुदा नहीं है, लेकिन अमेरिका का खौफ है, इजराइल का खौफ है, पाकिस्तान परस्ती है। पाकिस्तान को इस मामले में अल्लामा इकबाल ने क्या कहा था? अल्लामा इकबाल, बुतों से तुझको उम्मीदें, खुदा से ना उम्मीदी। मुझे बताओ और काफरी क्या है? बिल्कुल तो कुफर के तरफ आप जा रहे हैं ना।
मुशाहिद साहब, पाकिस्तान को इस मामले में क्या लायामल अपनाना चाहिए? अभी तक जो स्टेटमेंट्स हैं डार साहब की, मैं भी डिस्कस कर रहा हूँ, आप भी कर रहे हैं। पाकिस्तान ने तो स्टेटमेंट दे दिया। क्या प्राइज जंग हमें समझना चाहिए या हम फैसला कर चुके हैं कि हम पार्टी हैं अब? देखिए जी, हमने तो बड़ा क्लियर स्टैंड ले लिया है। हमने, मैं समझता हूँ जो स्टेज सेटिंग है, कल जो बयान, एक ही तकरीर हुई है चेयरमैन को चेयरमैन, सिर्फ हमारे फॉरेन मिनिस्टर और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसाक डार साहब की, उन्होंने तो स्टेज सेटिंग कर दी है कि रोग स्टेट है, यूएन से निकालो इसको और इसके खिलाफ टास्क फोर्स बनाओ। हमने तो जो करना था अपनी तरफ से कर दिया। अब बाकी लोगों की भी माशाल्लाह 57 ममालिक है, ओआईसी है, वो भी आगे बढ़े। खैर तुर्की में जान है, मलेशिया में जान है, इंडोनेशिया में जान है, ईरान में जान है। मैं उम्मीद रखता हूँ कि बाकी ममालिक में भी जान पैदा हो जाएगी, कुछ हिम्मत हौसला पैदा हो जाएगा इंशाअल्लाह। उम्मीद में दुनिया कायम है। ईरानी सदर ने बड़ी अहम बात की है सर, और आई थिंक वो जितने भी इस्लामी ममालिक हैं उनके लिए एक बड़ा सवालिया निशान है कि एक तरफ कतर पे बरह रास्त हमला किया गया, मुज़ाकरात कर वहाँ बैठे हुए, वो कहते हैं जी मुस्लिम ममालिक को इसराइल से ताल्लुकात मुनक़ता करने चाहिए। क्यों नहीं करते अरब ममालिक? एटलीस्ट बेयर मिनिमम तो यहाँ से काम शुरू करें। चलो वो तो शुरुआत करने चाहिए। मेरे तो ख्याल से कि इजराइल से ताल्लुकात बनाने नहीं चाहिए थे शुरू में ही, क्योंकि इजराइल तो एक रोग स्टेट है, फैशिस्ट स्टेट है। चलो अमेरिका को खुश करने के लिए उनका ख्याल था हमारी सिक्योरिटी का सिलसिला है, वो एक गलती कर। लेकिन क्वेश्चन है कि तुर्की के ताल्लुकात 50 सालों से है इजराइल से, लेकिन तुर्की स्ट्रॉन्ग स्टैंड ले रहा है। तो आप में हिम्मत होनी चाहिए, वो ताल्लुकात तोड़े, बड़ी अच्छी बात है, तोड़ने चाहिए मेरे ख्याल में। कोई जवाब नहीं बनता इजराइल के साथ ताल्लुकात का, लेकिन टेक कॉन्क्रीट मेजर्स, एक्शन ले। बिल्कुल ठीक। मुशाहिद साहब, आपने नोट किया ये कतर पर जो हमले हुए उसके बाद नेतन्याहू की स्टेटमेंट देख लें, पुराना भी उनका बयान है, फिर उनका जो मंदूब है उसकी स्टेटमेंट देख लें, वो इनडायरेक्टली नहीं बल्कि डायरेक्टली पाकिस्तान का नाम लेते हैं, मिसाल देते हैं उसामा बिन लादेन वाले वाक़े की। तो पाकिस्तान अगर इस सूरत हाल में अरब ममालिक के साथ मिलकर एक फैसला कुन पोजीशन ले लेता है या एक बहुत बड़ी सपोर्ट या उनके दिफा की जिम्मेदारी ले लेता है, डोंट यू थिंक सो कि इसराइल का अगला टारगेट पाकिस्तान है? क्योंकि पाक इंडिया जंग में जो उनका किरदार था वो भी सबके सामने है। देखिए जी, इसराइल का जो बाप है वो इंडिया, क्योंकि वो इंडिया उनका है ना, हिंदुत्व, अखंड भारत, दो ममालिक है तौसी पसंद, एक्सपेंशनिस्ट। एक इंडिया जो अखंड भारत की बात करता है, हिंदुत्व की आइडियोलॉजी, और दूसरा है इसराइल जो कहता है ग्रेटर इसराइल, एरेट्स इसराइल जो उनकी यिदिश ज़बान में है। तो हमने तो हिंदुस्तान को पेंटी लगा दी है, हिंदुस्तान हमसे कितना बड़ा है, सारा कुछ है। तो इसराइल को पता है इसराइल इज अ बुली, वो कमजोर पर रखता है। वो तुर्की, पाकिस्तान, आपने उन्हें, इसराइल ने मारनी पड़ी उनको ईरानियों से, ईरानियों ने पेंटी लगाई है उनकी, और मिलते करके वो ट्रंप के पास गए बचाओ हमें। तो वो इसराइल की जरूरत नहीं होगी, वो वैसे जुबानी जमा कर जाए, वो हवाई फायर करी जा रहे हैं, हमें कोई ऐसी बात नहीं, खौफ की बात नहीं। हमारा स्टैंड जो है इसराइल पर, उसका ताल्लुक अरब ममालिक से नहीं है, माफ करना। हमारा स्टैंड वो है जो कायद आजम ने किया था, ये क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान की। ये एक फितना है, ये नासूर है, ये बना ही गलत था, इसलिए वो गंद करी जा रहा है, गंद करी जा रहा है, गंद करी जा रहा है। तो इसी नासूर को तो हमें तस्लीम करने का आउट ऑफ क्वेश्चन है, और जिन्होंने तस्लीम किया वो फिर भुगते, फिर पंजाबी कहते हैं होर चुपो फिर। ठीक है मुशाहिद साहब, ये इत्तेहादियों पर, आई एम सॉरी टू से दैट, ठीक है, अब समझ में आती है बात, आम शख्स को ये बात ज़्यादा समझ आएगी जिस अंदाज में आपने बयान की है। ये इत्तेहादी ममालिक थे अमेरिका के, इनके ऊपर ये बदमाशी जो इसराइल की हुई, आप नहीं समझते कि एक पहलू ये भी है कि अमेरिका अपना आलमी सतह पर वक़ार और रसूख खो रहा है, या अमेरिका ये नहीं कहने कि चोराना मिली हुई है? मैं समझ रहा हूं कि अमेरिका ने, और मैं खास कहूंगा प्रेसिडेंट ट्रंप ने अपनी क्रेडिबिलिटी डिस्ट्रॉय की है मुस्लिम वर्ल्ड में, क्योंकि लोग उनको बेनिफिट ऑफ डाउट देने को तैयार थे कि जनाब ये कुछ मुख्तलिफ करा। उनकी पॉलिसी अमेरिका फर्स्ट नहीं है, उनकी पॉलिसी इजराइल फर्स्ट है। मे बी वो इजराइल से इतना खौफजदा है, वो इजराइल उनको ब्लैकमेल कर रहा है। वो एप्स्टीन फाइल्स जो हैं वो भी इजराइल ने ही शुरू की थी ना, मोसाद ने उनको ब्लैकमेल करके डरा के रखा हुआ है, क्योंकि एक अमेरिकन प्रेसिडेंट था जिसे स्टैंड लिया है इजराइल के खिलाफ, जॉन एफ कैनेडी था। उसने कहा था आप न्यूक्लियर बम नहीं बनाएंगे, और आपकी जो इजराइल लॉबी है वो रजिस्टर करे एज अ फॉरेन एजेंट। उसके 6 महीने बाद ही वाज किल्ड। तो वो खौफ भी है उनको बड़ा अमेरिकन सिस्टम का, लेकिन अमेरिका की क्रेडिबिलिटी इसको जीरो है इन द मुस्लिम कंट्रीज। तो आप समझते हैं कि इसराइल ने असल में, आप बेसिकली आप ये बात कर रहे हैं कि ट्रंप साहब की जो मजबूरी है वो एप्स्टीन फाइल्स हैं। मैं नाज़रीन को बता दूं कि ये वो फाइल्स हैं जिसमें डिटेल्स हैं
कि यंग बच्चियों के साथ जो बदफेली के मामला उस पर मबनी कुछ रिपोर्ट्स हैं, एप्स्टीन नामी शख्स से मबनी, उसका हवाला दे रहे हैं मुशाहिद साहब। तो आपको ये लगता है कि ये इसराइल चिप के तौर पर यूज़ कर रहा है टू ब्लैकमेल डोनाल्ड ट्रंप इन हिज फेवर? बिल्कुल, मैं समझता हूं कि ये एप्स्टीन फाइल्स का सारा केस मोसाद का है। एप्स्टीन वाज अ सीक्रेटली मोसाद एजेंट। उसकी गर्लफ्रेंड जो है गिलेन मैक्सवेल, उसका बाप रॉबर्ट मैक्सवेल पुराना मोसाद का एसेट था। और ये सारा, और उन्होंने सबके जो वीआईपीज अमेरिका के, क्लिंटन हो, दूसरे हो, बिल गेट्स हो, सबकी फाइल बनी हुई है, इंक्लूडिंग प्रेसिडेंट ट्रंप। तो वो उन्होंने एप्स्टीन फाइल्स को रखा हुआ है जनाब, कि वो एक्सपोज करने के लिए। तो वो ब्लैकमेल, ट्रंप इज बीइंग ब्लैकमेल्ड बाय द इजराइल लॉबी वेरी क्लियरली, इसमें कोई डाउट ही नहीं मुझे। आप देखिए ना, आप कल और उसमें इसलिए ट्रंप के जो सपोर्टर्स हैं, टकर कार्लसन और मार्जरी टेलर ग्रीन वगैरह, जो मेगा के सपोर्टर्स हैं, वो सब कह रहे हैं कि इजराइल गड़बड़ कर रहा है, वो इजराइल के खिलाफ हो गए हैं। बिल्कुल ठीक। मुशाहिद साहब, एक छोटी सी ब्रेक ले रहा हूँ, गुफ्तगू यहीं से जारी रखते हैं। नाज़रीन हमारे साथ रहिए। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपसे खुशामदीद, आपको खुशामदीद कहते हैं। सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद साहब शरीक गुफ्तगू में, उनसे हम ये जो दोहा में अरब इस्लामी हंगामी समिट हो रहा है उसके ऊपर बात कर रहे हैं। अरब और इस्लामी ममालिक की तरजीहात और फैसला कुन मूड ये कैसे बन चुका है कि डू एंड डाई है, जवाब देना होगा इसराइल को, वरना मुशाहिद साहब का तर्जिया ये कि सबकी बारी आएगी। उस पर हमारी बात हो रही है। हमने अभी पाकिस्तान इंडिया क्रिकेट मैच, जिसका मैंने इब्तदाई में जिक्र किया, उसको जैसे पोलिटिसाइज किया इंडिया ने, उस पर बात भी करनी है। मुशाहिद साहब, बिफोर मूविंग ऑन टू द मैच, मैं पहले मौजू पे आपसे जानना ये चाह रहा हूँ कि जो हमारे अरब दोस्त हैं, बड़ा एहतराम है, उनसे हमें कुछ शिकायत भी रहीं। जब इंडिया कश्मीर में एक तरफा इकदाम उठा रहा था, तो तब उस तरह से शायद उन्होंने हमारा खुल के साथ नहीं दिया होगा, बल्कि मोदी जी को तो एजाज़ात भी वहाँ पे आला सतही मिलते रहे। तो अब क्या उसके बाद एतमाद साजी हमारी और अरब ममालिक की दोबारा से बहाल हो चुकी है, माहौल और जज्बात बदल चुके हैं, या अभी भी अरब ममालिक की तरजीह मोदी और इंडिया अमेरिका ही हैं? मेरे ख्याल में कुछ ये जो इजराइल से उनको रगड़ा मिल रहा है, कुछ थोड़ी सी उनको होश आई है और कुछ समझ आई है कि उनका दोस्त कौन है, दुश्मन कौन है। और वो पहले बड़ा एक रोमांटिक रिलेशनशिप बन रही थी। मोदी साहब मोदी जी को बुला रहे थे, कोई टेम्पल बन रहा था अबू धाबी में, कोई इनॉग्रेशन कर रही थी, और वो बुनियाद उनकी पॉलिसी पैसे की बुनियाद पर थी, प्रिंसिपल की बुनियाद पर नहीं थी। पैसे से मुराद ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, जो तजारत जो होती थी, एक कारोबारी सोच सी, एक असूली दिलेराना मौक़िफ़ नहीं था। तो मुझे लगता है कि कुछ उसमें फ़र्क आया है। देखो ना, वही कतर है जिसने पिछले साल 8 इंडियंस को सजाए मौत दी थी कि ये मोसाद के एजेंट हैं, और अभी यूएई ने स्टैंड लिया है। फिर ये मुझे बता रहे थे ईरानी सफ़ीर इधर पाकिस्तान में कि सऊदी अरेबिया ने कन्वे किया है ईरान को कि हम जब तक फ़लस्तीनी रियासत कायम नहीं होती, जिसका दारुल खिलाफा यरूशलेम होगा, वो इजराइल से कोई ताल्लुक़ नहीं रखेंगे। तो ये अच्छा मौक़िफ़ है और असूली मौक़िफ़ है। मुझे शाह फैसल शहीद याद आ गए, जिन्होंने इतना स्टैंड लिया था, आपको याद है, और जिन्होंने भुट्टो साहब से मिल के एक समिट कराई थी लाहौर में 1974 में। तो हमें वो और बड़ा बावकार स्टैंड था कि उन्होंने कहा कि जो इजराइल को हिमायत करेगा 1973 की वो रमज़ान जंग में, हम उनका तेल बंद कर देंगे, और उन्होंने अमेरिका का तेल बंद कर दिया था। तो खैर उनको फिर बाद में आपको पता है फिर क्या हुआ, 1975 में शहीद कर दिया गया, लेकिन उन्होंने स्टैंड तो ले लिया ना जी, और खड़े भी हो गए। तो मुशाहिद साहब, दिस इज द टाइम टू स्टैंड अप एंड स्पीक अप। मुशाहिद साहब, क्या शाह फैसल और भुट्टो शहीद जैसे रहनुमा नहीं रहे अरब इस्लामी दुनिया में, या दुश्मन ज़्यादा तगड़े हो गए और हम कमज़ोर हो गए? नहीं, मेरे ख्याल में दुश्मन तो उसी लेवल के रहे हैं, लीडरशिप की क्वालिटी कैलिबर कमज़ोर हो गया है। लेकिन अभी भी चंद ममालिक में जान है जो स्टैंड ले रहे हैं। मैं समझता हूँ उसमें तुर्की, ईरान, पाकिस्तान, इंडोनेशिया, मलेशिया शामिल हैं। मुशाहिद साहब, ये बिलफर्ज अगर जैसे कतरी वज़ीर-ए-आज़म भी कह रहे हैं कि मौसर जवाब हमें देना चाहिए, देना होगा, बड़ा है, और 2 अरब मुस्लिम जो लोग हैं पूरी दुनिया में, वो देख रहे हैं कि यहाँ से क्या बरामद होता है। बिलफर्ज अगर ये समिट तय करता है कि हमने इसराइल को जवाब देना है अमली तौर पर, उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे? देखें जी, कॉन्सिक्वेंसेस तो बात की बात है ना, पहले स्टैंड तो लेना। पहला एक आप कहते हैं रिकग्नाइज बंद करें, फलाना बंद करें, एक आप स्टेप अनाउंस कर दें, एक स्टेप कि हमने जो अनाउंस किया था 3 महीने पहले कि $2 खरब की इन्वेस्टमेंट अमेरिका में करेंगे, वो हम रोक रहे हैं। हम इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे जब तक अमेरिका
इजराइल की पॉलिसी तब्दील करेगा टुवर्ड्स पैलेस्टाइन एंड टुवर्ड्स द अरब कंट्रीज। बिल्कुल ठीक। अच्छा, ऑल इन्वेस्टमेंट्स विल बी ऑन होल्ड जब तक अमेरिका चूंकि इजराइल का बाप है तो वो पॉलिसी तब्दील नहीं करवाएगा, तो वो और गाजा का ये कत्लेआम रोके और जारियत रोके मुसलमानों के खिलाफ, तो हम अपनी इन्वेस्टमेंट जो $2 ट्रिलियन है वी आर कीपिंग इट ऑन होल्ड। क्या हो जाएगा? अमेरिका बॉम्बिंग करेगा उनको, अमेरिका उन पर हमला कर देगा, क्या कर लेगा? ठीक है। मुशाहिद साहब, कल मैच हुआ पाकिस्तान और इंडिया का, ये पहलगाम और पाक इंडिया जंग के बाद पहला मौका है, दोनों टीमें मैदान में उतरी और हाइट ऑफ नॉनसेंस ये थी कि इंडियन मैनेजमेंट, उनके कैप्टन ने मैच रेफरी को कहा था कि हमने हाथ नहीं मिलाना, इसलिए पाकिस्तानी टीम को कह दो। और जब मैच खत्म होता है तब टीमें एक दूसरे से हैंडशेक करती हैं, वो भी नहीं हुआ, बल्कि एंड पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उनका जो कप्तान था वो ऐसा लगा जैसे नरेंद्र मोदी के रूप में बैठा हुआ, जो पहलगाम का जिक्र कर रहा है, अपनी फौज का जिक्र कर रहा है, हाईली पोलिटिसाइज कर दिया। यही वजह है कि ये पहला मौका है शायद कि हार जीत की ऊपर बात होने की बजाय द वे दे हैव पोलिटिसाइज द गेम, जिसको जेंटलमैन्स गेम कहा जाता है, वो उसके ऊपर बहस हो रही है। पीसीबी कह रहा है कि ये मैच रेफरी जो ऐसे मुअत्तल किया जाए वरना हम बाकी मैच नहीं खेलेंगे। क्या हमें वाकई इंडिया के साथ मैचेस खेलने चाहिए? मैं तो हैरान नहीं हुआ, पता नहीं लोग हमारे क्यों हैरान होते हैं। हमें क्या चाह है इंडिया के साथ मैच खेलने का? मैच हारते भी हैं और फिर बेइज्जती भी कराते हैं। आपको याद होगा 2 साल पहले वर्ल्ड कप में क्या हुआ था? आपको याद है? वर्ल्ड कप में इंडिया ने मैच जानबूझ के हारा ताकि पाकिस्तान को मौका ना मिले वर्ल्ड कप में शामिल होने का। याद है आपको? जी जी, T20 वो एक मैच में ऐसा मौका था कि अगर इंडिया मैच जीत जाता है तो पाकिस्तान भी अमेरिका में हो रहा था T20 लूज द मैच। यस, याद है आपको? उन्होंने मैच जानबूझ के हारा। इसका मतलब उनको पाकिस्तान के खिलाफ इतनी नफरत है, बोगस है और वो दे कांट स्टैंड पाकिस्तान। तो हमें क्या जरूरत है खेलने की? आपको याद होगा, यू आर यंगर देन मी, लेकिन साउथ अफ्रीका जब मंडेला से पहले एक सफेद फार्म मुल्क था, लोगों ने कहा कि हम साउथ अफ्रीका से मैच नहीं खेलेंगे। 20 साल साउथ अफ्रीका की क्रिकेट टीम किसी से मैच नहीं खेली, बिल्कुल कोई नहीं कुछ हुआ। सो व्हाट? हम इजराइल के खिलाफ कंपीट नहीं करते स्पोर्ट्स में, आपको पता ही है। हम कहते हैं हम रिकॉग्नाइज नहीं करते, इजराइल के खिलाफ हम नहीं करेंगे। अगर कोई कंपटीशन हो ओलंपिक्स का, हम उनको वॉक ओवर दे देते हैं। तो इंडिया से आपको क्या खेलने की जरूरत है? वो आपसे मिलना नहीं चाहते, आपसे आपके घर आना नहीं चाहते, वो आपसे नफरत करते हैं, आपको वो अखंड भारत का हिस्सा समझते हैं, आपके वजूद को, आपका वजूद उनको खटकता है। हमें तकलीफ किस बात की है? और वैसे भी हमारी क्रिकेट इज अ टोटल मेस नाउ। बेइज्जती करा रहे हैं, मैचें हार रहे हैं हिंदुस्तान से और फेंटी भी खा रहे हैं, तो जूते खाने का क्या शौक है हमें? तो यू थिंक हम बावकार तरीके से जो भी है आप क्रिकेट ठीक करें अपने मुल्क के अंदर जी, ये मैचेस छोड़ें हिंदुस्तान के साथ। दिस इज जस्ट वेस्ट ऑफ टाइम। एंड ये मुल्क की बेइज्जती भी करा रहे हैं और अपना डिमोरलाइज भी कर रहे हैं लोगों को, और वो आपको कह रहे हैं पहलगाम और ये वो प्रोपेगेंडा के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं आपको, और हम उसको कह रहे, नहीं मिलते कर रहे हैं, हम उनके पास जा रहे हैं, प्लीज मैच खेलें हमारे साथ, प्लीज जहां मर्जी। वो कहते हैं हम आपके घर नहीं आएंगे। नहीं, आप जब कहेंगे हम दुबई में खेलेंगे। What nonsense! अगर नहीं खेलना चाहते, just we should say go to hell on a one-way ticket. We don't want you to. As simple as that. कोई स्टैंड ले ले, क्या हमें इतना शौक है? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। I think it's a total mistake. ये पॉलिसी गलत है और मैं समझाऊं कि वैसे भी हमें पूरा ये रिव्यू करना चाहिए सारा ये गलत पॉलिसी जो स्पोर्ट्स की और क्रिकेट की खास तौर पे। हर दफा लास्ट टाइम भी आपको याद है वो जो उन्होंने आपको मौका नहीं दिया एशियन क्रिकेट चैंपियनशिप में, इवन टू गिव द प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन में भी नहीं था। याद है आपको? क्या किया था उन्होंने? बहुत बहुत शुक्रिया मुशाहिद हुसैन सैयद साहब। उनकी राय ये है कि ऐसे हमसाये से बेहतर है कि आप उनके साथ क्रिकेट खेलने से इनकार कर दें, बॉयकॉट कर दें, कि जब तक इनके ये रवैये हम क्रिकेट नहीं खेलें। और मिसाल उन्होंने दी साउथ अफ्रीका वाले वाक़े की, वो भी 20-22 साल क्रिकेट से बाहर है, दुनिया उनके साथ क्रिकेट नहीं खेली। नाज़रीन, यहाँ प्रोग्राम में वक्त एक ब्रेक और फिर इस मैच की सूरत हाल का पोस्टमार्टम करेंगे कि व्हाट वेंट रॉन्ग और क्यों इतना पोलिटिसाइज किया इंडियन कप्तान ने, इंडियन टीम ने इस मैच को। एक ब्रेक के बाद मुझे ज्वाइन करेंगे मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। बात जब भी क्रिकेट की आती है, खेल की आती है, तो आपको याद है हमारे प्रोग्राम में सिर्फ एक ही तजिया नगार हैं जिनको हम मदू करते हैं, ज़हमत देते हैं। जनाब मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब इंसाइक्लोपीडिया हैं, कई दिहाइयों से गेम ऑफ क्रिकेट को देख रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, तजिया पेश करते हैं, नपी-तुली बात करते हैं बिना लगी लिपटी के। मिर्ज़ा साहब आपको खुशामदीद। 2 मौजू हैं, एक तो जो यकतरफा शिकस्त हुई और जो टीम की परफॉर्मेंस थी वो तो बहुत पीछे रह गई,
उस मैच के बाद जो चीज़ें हुई या उसके दौरान जो हुई, हैंडशेक ना करना, प्रेस कॉन्फ्रेंस इकट्ठे ना करना, जो मैच रेफरी है एंडी पायक्रॉफ्ट, उसका रवैया, और अब पीसीबी ने कहा कि इसे मुअत्तल किया जाए वरना हम एशिया कप के मैचेस से विड्रॉ करें। कुछ देर पहले आपसे पहले हम मुशाहिद हुसैन सैयद साहब से बात कर रहे थे। वो उनसे गुफ्तगू के अरब समिट के ऊपर हो रही थी, कतर, दोहा और इसराइली जारहियत पे, लेकिन मैंने उनसे आखिर में पूछ ही लिया कि ये इंडिया क्या खिलवाड़ कर रहा है खेल के साथ। मेरा साहब, उनकी राय ये थी कि पाकिस्तान को ऐसे हमसाये के साथ वैसे ही मैच खेलने से इनकार करने चाहिए कि हमने नहीं खेलना। आप कैसे देखते हैं, क्या समझ आई आपको कि ये किया क्या इंडिया ने? देखें, जो हमने राफेल तैयारे गिराए जिससे पूरी दुनिया में भारत की बड़ी सुबकी हुई, मौके की तलाश में था कि क्रिकेट के मैदान पर ही कुछ न कुछ सियासी अखाड़ा इसको बना दिया जाए, और यही किया सूर्या कुमार यादव ने। और जो हाथ ना मिलाने का मामला है जामी साहब, उसमें जो आईसीसी का रूल 2.1.1 कहता है कि हाथ मिलाने की इतनी खास बात नहीं, लेकिन अगर आप सियासत को इन्वॉल्व करेंगे क्रिकेट में तो उससे आप पर जो है वो पाबंदियां लग सकती हैं। लेकिन आईसीसी जो है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, वो तो इंडियन क्रिकेट काउंसिल है, पूरा डोमिनेंस इंडिया का है। जो जय शाह चेयरमैन है वो जाके यूएसए में बैठ गए थे, वो आए नहीं। उसके अलावा कोई भारतीय क्रिकेट बोर्ड का ऑफिशियल भी नहीं आया। तो इन सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए ये कहा जा सकता है ये प्री प्लान था, और भारत ने इस इंतजार में था, क्योंकि उन्होंने देख लिया था कि पाकिस्तानी टीम भारत के मुकाबले में निस्बतन कमजोर है, इसीलिए उन्होंने इसे प्लान किया। और बाकायदा मैच रेफरी, मैं हैरान होता हूँ जामी साहब कि एंडी पायक्रॉफ्ट 69 बरस के हो गए। आपको याद होगा 2003 के वर्ल्ड कप में जो साउथ अफ्रीका में हुआ था, उन्होंने पाकिस्तान के हवाले से कोई 22 डिसीजन दिए थे, और फिर इसके अलावा माजी में भी वो पाकिस्तान के हवाले से कुछ ज्यादा उनका मुतासिबाना रवैया रहा है। 69 बरस के, जिम्बाब्वे से उनका ताल्लुक है, सफेद फार्म है, तो हो सकता है कि वो अपनी नौकरी को और तूल देने के लिए जो है वो आईसीसी के चूंकि चेयरमैन जय शाह है तो वो इस तरह की हरकत कर रहे हैं। लेकिन ये वाकई में क्रिकेट के लिए बड़ा ही अफसोसनाक बात है। मैं इतने अरसे से क्रिकेट कवर कर रहा हूँ, कहीं मैंने नहीं देखा कि इस तरह से हाथ ना मिलाया जाए। आप तो माशाल्लाह तालिब इल्म में, तारीफ के, आप खुद देखें माजी में ममालिक के दरमियान जंगें हुई हैं, और उसके बावजूद आपस में जब खेल के मैदान में मिलते थे तो आपस में हाथ मिलाते थे। लेकिन ये भारत ने अजीब व गरीब रवैया इख्तियार किया। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। मिसाल दे लें, आज चूंकि यूएई और ओमान का मैच हो रहा है, तो एक पाकिस्तानी निजात है, एक का इंडियन निजात है, दोनों ने हाथ मिलाए हैं। तो वहाँ जय शाह और सूर्या कुमार यादव और मोदी कहाँ रह गए? और किसी ने बड़ा अच्छा तबसरा किया था कि अगर पहलगाम का मसला है तो वो जंग के मैदान में हल करें, वहाँ तो स्कोर 6-0 है। यहाँ क्रिकेट खेलनी थी जो उन्होंने नहीं खेली। मेरे साहब, ये जो पीसीबी को होश आया कि जनाब ये एंडी पायक्रॉफ्ट को मुअत्तल किया जाए वरना हम एशिया कप के मैचेस का बायकॉट करेंगे, विल इट बी पॉसिबल? देखिए, आईसीसी मैच रेफरी का तकर्रुर आईसीसी करती है, एशियन क्रिकेट काउंसिल का इवेंट जरूर है, लेकिन सारे मैच रेफरी, अंपायर्स, इन सब का तकर्रुर आईसीसी करती है। तो मोहसिन नकवी साहब ने जो कहा इनको हटा दिया जाए, आईसीसी हटाएगी इनको अगर हटाना है। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने धमकी दी है, जरा ये कह रहे हैं कि अगर एंडी पायक्रॉफ्ट को नहीं हटाया तो पाकिस्तान फिर एशिया कप में नहीं खेलेगा। पाकिस्तान का परसों मैच है मुत्तहिदा अरब अमारात के साथ दुबई में, और फिर 21 तारीख को एक मरतबा फिर पाकिस्तान और भारत जो है वो मद्दे मुकाबिल हो सकते हैं सुपर 4 के मैच में। तो अगर पायक्रॉफ्ट को नहीं हटाया जाता, सवाल ये पैदा होता है तो पाकिस्तान फिर अगला लाहे अमल क्या इख्तियार करेगा? मोहसिन नकवी साहब एसीसी के सदर हैं, क्या एशियन क्रिकेट काउंसिल उनको बैक करेगी? एशियन क्रिकेट काउंसिल जो है इस मामले पर उन्हें सपोर्ट करेगी? अभी तक तो किसी रुकन मुल्क का कोई बयान सामने नहीं आया। वैसे ही श्रीलंका भारत के साथ है, उसके अलावा अफगानिस्तान जो है वो भी भारत के साथ है। तो अब आप बताएं ना मुझे कि एशियन क्रिकेट काउंसिल में हमारी क्या से है? छोटे ममालिक, आप देखें ओमान भी उनके साथ मिल गया था, मुत्तहिदा अरब अमारात का झुकाव भी उनकी तरफ है। तो मैं समझता हूं कि अब हमारी नजरें इस जानिब मरकूज हैं कि आया आइंदा आजकल में एंडी पायक्रॉफ्ट को आईसीसी मैच रेफरी के ओहदे से हटाती है, यहाँ से नहीं हटाती। अगर नहीं हटाती तो फिर पाकिस्तान क्या करेगा ये भी देखना होगा। सबको इसका इंतजार है। मिर्जा साहब, मैच पे आ जाएं। इतना एकतरफा टाक यानी प्रिडिक्टेबल हो गया था। ये क्या हुआ हमारी टीम को? अच्छा खासा इसका एक स्टैंडिंग थी, टैलेंट था, करिश्मा रखने वाले खिलाड़ी थे, मैच का पासा पलट देते थे। व्हाट वेंट रॉन्ग? ये क्या हाल कर दिया इस टीम का? इतनी पैथेटिक परफॉर्मेंस के जो ओपनर है वो 0 पे जा रहा है और वो सबसे ज्यादा विकेटें ले रहा है, जो टेल एंडर है वो सबसे ज्यादा रन्स बना रहा है और विकेट कोई नहीं ले रहा।
इस टीम के जो जिस तरीके से इसका सिलेक्शन किया गया, सबसे बड़ी बदकिस्मती है कि आपका कोई चीफ सेलेक्टर ही नहीं है। आप देखेंगे पहले भी जो सिलेक्शन कमेटी थी उसमें वहाब रियाज गैर एलानिया चीफ सेलेक्टर थे, इस सिलेक्शन कमेटी में गैर एलानिया चीफ सेलेक्टर आकिब जावेद हैं, तो फिर अकाउंटेबिलिटी क्या होगी? और फिर जो टीम का इंतखाब हुआ है, अब इन्होंने कहा था कि नौजवान खिलाड़ियों को बाबर और रिजवान की अदम मौजूदगी में मौके फराहम किए जाएंगे, उन्हें मौके मिले, लेकिन क्या वो उनके शूज में अपने आप को एडजस्ट करने में कामयाब हो सके? और पाकिस्तानी टीम में तजुर्बे की कमी थी। आपका कप्तान जिसने गुज़िश्ता बरस नवंबर में अपने T20 इंटरनेशनल कैरियर का आगाज किया, उसको आपने कप्तान बना दिया। वो T20 का खिलाड़ी है ही नहीं। एक ही मैच में उसने अफगानिस्तान के खिलाफ 53 रन नॉट आउट बनाए। उसके अलावा आप मुझे बता दें, वो बॉलिंग करने से भी डरता है। तो किसने ये फैसले किए हैं? कैसे होगा पाकिस्तानी क्रिकेट को बुलंदी की तरफ ले जाने का सफर? बहुत सारे मसाइल हैं जामी साहब। मैं तो समझता हूँ कि पाकिस्तान क्रिकेट जो है वो एसोसिएट रुकन ममालिक के साथ हम हार गए थे ना पहले, आपको याद होगा यूएसए से हार गए थे, और फिर वो ममालिक जो हमसे नीचे है रैंकिंग पर, चाहे वो आयरलैंड हो, जिम्बाब्वे हो, बांग्लादेश हो, अफगानिस्तान हो, उनसे भी हम हार रहे हैं। तो इसका मतलब पाकिस्तान क्रिकेट कहाँ जा रही है? और भारत तो चले नंबर 1 रैंकिंग टीम थी, आईसीसी की नंबर 1 रैंक टीम है, उससे तो लोग यही कह रहे थे कि वो मजबूत टीम है, लेकिन हमारा सिलेक्शन का मयार सही नहीं है। हम कोच लेकर आए हैं, क्रिकेट की वो बात करता है, इंटेंट की बात करता है, बहुत सारे मसाइल हैं जिस पर गौर करना होगा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को। तो डू यू थिंक सो कि अब इस तजुर्बे के बाद बाबर की जगह वापस देखिए, नई टीम को इन्होंने खिला के देख लिया किस तरीके से उसकी परफॉर्मेंस रही है। वेस्ट इंडीज में हम वेस्ट इंडीज से हार गए, जो हमसे भी नीचे रैंक की टीम है। बांग्लादेश में हम सीरीज हार गए। तो अब इन्हें सोचना होगा ना, मतलब सीनियर प्लेयर्स की मौजूदगी जरूरी है। इन्होंने खुद मौका फराहम किया कि रिजवान और बाबर के लिए लोग आवाज उठाएं, उनको लेकर आए। अगर स्ट्राइक रेट इनका ये है तो रिजवान बाबर कम से कम फंस के तो खेलते थे। आप 127 पे ऑल आउट हो गए, 63 डॉट बॉल्स आपने खेली, 10 ओवर और 3 गेंदें। तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि आपकी बैटिंग में कोई डेप्थ ही नहीं है। आप 8 नंबर तक का बैट्समैन डालते हैं फहीम अशरफ को, और आप करते हैं 127। अगर 40 साहबजादा फरहान नहीं करते या 33 शाहीन आफरीदी ना करते तो फिर क्या हाल होता? 73 रन आप उनके निकाल दे 127 में से, तो कितने रन बचते थे? 54 रन बचते थे। तो क्या हो गया पाकिस्तान क्रिकेट को? लोग बड़े परेशान है और दिल गिरफ्ता है कि हो क्या गया पाकिस्तान क्रिकेट। मिर्जा साहब, ये तो बल्लेबाजी का जिक्र आपने किया, बॉलिंग कहाँ रह गई? ये इंडियन टीम वाज नेवर नोन फॉर गुड बॉलर्स। अब उनका हार्दिक पांड्या पहले ओवर में विकेट लेता है, बुमराह विकेट लेता है, उससे जान छूटे तो वो अक्षर पटेल आया, वो विकेट ले गया, फिर वो वरुण चक्रवर्ती आ गया, फिर वो जो लेफ्टी गुगली वाला है कुलदीप, वो आ गया। यानी आप एक से बढ़कर एक बॉलर है और वो खतरनाक है। ऑन दी कॉन्ट्ररी हम जाने जाते थे बॉलिंग के लिए, कहाँ रहेगी बॉलिंग सर? ये आपने बड़ा वैलिड पॉइंट रेज किया है कि हम फास्ट बॉलिंग से मुखालिफ टीमों को आउट किया करते थे। अब हम एक जेन्युइन फास्ट बॉलर शाहीन शाह आफरीदी खिला रहे हैं, जिसके 2 ओवर में 23 रन बने। आपकी जो कारकर्दगी है, उस कारकर्दगी को देखते हुए अगर आप ये समझते हैं कि आप अपनी टीम को 2026 में जो फरवरी में वर्ल्ड कप हो रहा है उससे कबल एक मजबूत टीम का रूप देने में कामयाब हो जाएंगे, ये आपकी महज खुशफहमी है, खाम ख्याली है। और आप देख लें कि कुलदीप यादव, जिस तरह आपने जिक्र किया, वो हमेशा पाकिस्तान के आड़े आ जाता है, हमें परफॉर्मेंस देता है। चैंपियंस ट्रॉफी में भी यही उसने अच्छी परफॉर्मेंस दी, कल भी उसने अच्छी परफॉर्मेंस दी, मैन ऑफ द मैच रहा। तो जिस तमाम चीजों को देखते हुए हम स्पिनर्स को नहीं सही खेल पा रहे, हम फास्ट बॉलर्स को नहीं सही खेल पा रहे। हार्दिक पांड्या की आप स्पीड देख लें, कैसे उसके पहले ओवर में साइम अयूब आउट हुए। तो साइम अयूब जो एज अ बैट्समैन आए हैं, 43 वो T20 इंटरनेशनल मैचेस खेल चुके हैं जामी साहब, और सिर्फ उनके 450 है। तो वो उनको बॉलर बना दिया है कोच ने कि आप बॉलिंग करेंगे, तो वो फिर बॉलिंग कव्वा चला, हंस की चाल, अपनी चाल भूल गया। तो बहुत सारे मसाइल हैं पाकिस्तान क्रिकेट के जिनको जो है वो एड्रेस करने की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया। मिर्जा इकबाल बेग साहब थे, क्रिकेट का नोहा भी पढ़ रहे थे और साथ जो इंडियन बदमाशी थी, जारहियत थी खेल के मैदान में, उसका भी पोस्टमार्टम उन्होंने खूब किया कि ये प्री प्लान्ड था। भारत इस मौके में था कि जो 6-0 की उन्हें सुबकी देखने को मिली जंग में, जो राफेल गिरे, मौके में थे क्रिकेट के मैदान में आके उसे पोलिटिसाइज कर सके, और ऐसा ही हुआ, आपके सामने ही है। पाकिस्तान की क्रिकेट को अब ऐसे एक्शन लेने होंगे कि ना सिर्फ क्रिकेट टीम बेहतर हो, मजबूत हो, बल्कि अब इंडिया के साथ मैच खेलने के ऊपर भी वाज़ेह मौक़िफ़ लेना होगा। ऐसे रवैये के साथ, ऐसी टीम के साथ खेलने का खुद से बायकॉट करना होगा। ये हमारी गैरत और अहमियत का तकाज़ा है, और हमने जंग के मैदान में ये साबित किया कि हम काम करें। आज के लिए इतना, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।